जी, मैं डॉक्टर GM चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये हमारा सिलसिला है कैरियर प्लानिंग एकेडमी रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं उन पर लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये जुडिशरी यानी कि सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जो एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी के सिलसिले के हवाले से, और सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज हमारा लेक्चर 4 है और ये फंडामेंटल राइट्स के मुताल्लिक है। तो आइए आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप फौरी तौर पर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप अपने दोस्त यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं या जो भी इन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या इवन ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये LLB के जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी उसी तरह मुस्तफ़ीद आप हो सकते हैं जिस तरह जुडिशरी के एग्जामिनेशन जो है उनके हवाले से है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जी, आपके सामने जी एकेडमी का एड्रेस मौजूद है। अगर आप राब्ता करना चाहें तो हमारे इस टेलीफोन नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं उनके जवाब दे सकें। तो आज का जो ये मेरा जी मुख्तसर सा तारफ़ है, उसके बाद ये मेरी मुख्तलिफ बुक्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इशू पर हैं या जुडिशरी के मुख्तलिफ एग्जामिनेशन जो है उनके हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। तो आज जी हमारा ये लेक्चर 4 है, फंडामेंटल राइट्स पर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 8 से लेकर 28 यानी कि 28 तक जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को डील करते हैं, जबकि आर्टिकल 199 और 184(3) जो है वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं यानी कि तरीक़ाकार मुहैया करते हैं जिनके ज़रिए अगर किसी शख्स के फंडामेंटल राइट्स को किसी किस्म का कोई खदशा लाहक हो तो वो फिर किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और वो फिर उसकी मदद करते हैं और उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं। जी, ये हमारे पास तफसील मौजूद है कि कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो डील करते हैं। मसलन पहला जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 8 में है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर कोई ऐसा लॉ पहले से मौजूद है तो वो भी वाइड होगा, अगर कोई नया लॉ बनाया जाएगा तो वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरिस होगा। देन जी दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 9 है, उसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात की गई है। फिर उसके बाद ये हमारे पास तीसरा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 10 में है। दिस इज अबाउट सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि अगर किसी शख्स को अगर अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। देन जी चौथा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10A में, ये राइट टू फेयर ट्रायल है कि किस तरीके से किसी शख्स का फेयर ट्रायल किया जाएगा और उसको इंसाफ इंश्योर किया जाएगा। देन जी पांचवा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 11 में है, ये है जी स्लेवरी फोर्स्ड लेबर जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया है। देन जी छठा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में है, ये है जी प्रोटेक्शन
अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि किसी शख्स को जो है वो साबका डेट से पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, यानी कि उस वक्त जबकि वो जुर्म नहीं था। देन जी 7वां है, ये आर्टिकल 13 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी शख्स को एक जुर्म की 2 मरतबा सजा नहीं दी जा सकती और इसी तरह किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो जुर्म का इकरार करे। देन जी 8वां फंडामेंटल राइट है जी आर्टिकल 14 में, ये है जी इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो इंसानी अजमत के खिलाफ हो। देन जी 9वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 में है, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। 10वां जो है ये आर्टिकल 16 में है, ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है। 11वां आर्टिकल 17 में है, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। फिर जी 12वां जो है ये आर्टिकल 18 में, दिस इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन है। 13वां जो है जी आर्टिकल 19 में, दिस इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो हमारे पास 5 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ फ्रीडम्स दी गई हैं, इनको हम जनरली जो है वो फ्रीडम्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फंडामेंटल फ्रीडम्स भी कहा जाता है। देन जी हमारे पास आर्टिकल फंडामेंटल राइट 14 है जो आर्टिकल 19A में है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट के जरिए 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। अब लोगों को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट के अदारों में मौजूद है उसको लेने का हक हासिल है। 15वां है जी ये आर्टिकल 20 है, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जैसा कि ऊपर हमने 5 फ्रीडम्स की बात की है, तो ये हमारी 6ठी फ्रीडम है। देन जी आर्टिकल 16 नंबर है और ये आर्टिकल 21 है, ये सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी मखसूस रिलीजन के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। देन जी 17वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में है, सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। इसी तरह हर मज़हब जो है उसको अपने मजहबी तालीमी इदारे कायम करने का हक हासिल है और किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे मज़हब के लिए कंट्रीब्यूट करे। देन जी 18वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 23 में है, ये प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी है, यानी कि हर शख्स को हक हासिल है कि वो प्रॉपर्टी ओन करे और मज़ीद ख़रीदे। देन जी 19वां फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 24 में है, ये है जी प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, यानी कि अगर किसी शख्स को प्रॉपर्टी का हक हासिल है तो फिर उसके प्रोटेक्शन का हक भी हासिल है। देन जी 20वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में है, ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, यानी कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन और तमाम सिटीजन एक बराबर होंगे। देन जी 21वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25A में है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 18th अमेंडमेंट है उसके तहत आया और 2010 में इसको लाया गया। ये है जी राइट टू एजुकेशन, तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सेकेंडरी स्कूल तक एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करने की पाबंद है। देन जी 22वां फंडामेंटल राइट आर्टिकल 26 में है, ये जी नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें हर शख्स को एक्सेस हासिल है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। देन दी 23rd यानी फंडामेंटल राइट यानी कि आर्टिकल 27 में है, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में किसी शख्स को अगर वो एलिजिबल और अहल है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। 24वां फंडामेंटल राइट जो है ये आर्टिकल 28 में है, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड ट्रेड, यानी कि हर किस्म की जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट या किसी का सकाफत या कल्चर है उसको उसके तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। तो इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ये 24 यानी कि 2 दर्जन के करीब फंडामेंटल राइट्स हैं। अगरचे बहुत सारे ऐसे ह्यूमन राइट्स जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में शामिल है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में और ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस है। ह्यूमन राइट्स वो हैं कि जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जिनको स्टेट ने रिकग्नाइज किया है। तो फिर जनाब एंड पे आर्टिकल 199 और 184 है। ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इख्तियार देते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स ले। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, जहाँ पर हमने फ्रीडम्स की बात की तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सेफ गार्ड्स भी दिए हैं। मतलब इसमें एक सेफ गार्ड आर्टिकल 27 में है, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। फिर नेक्स्ट सेफ गार्ड आर्टिकल 22 में है, सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। फिर उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 21 में सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पसेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और फिर इसके अलावा एक और जो हमारे पास सेफ गार्ड है दैट्स इन आर्टिकल 10, वो प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में 4 सेफ गार्ड्स मौजूद हैं, जिनको इस हवाले से भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सेफ गार्ड्स मौजूद हैं। अब हम इन आर्टिकल्स की आपको तफसीली टेक्स्ट बताते हैं, अगरचे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जिसमें हम आपको उनकी मुकम्मल तफसील दे सके, लेकिन हम आपको मुख्तसर जायज़ा प्रोवाइड करते हैं। ये जी आपके सामने आर्टिकल 8 मौजूद है और ये कहता है जी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। यानी कि इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 पे अगर कोई 1973 यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले कोई लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है तो वो वाइड होगा। और बिल्कुल उसके बाद नंबर 2 पे ये बात बताई गई है कि अब अगर कोई पार्लियामेंट नया लॉ बनाती है तो वो लॉ भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक नहीं होगा तो वो फिर वाइड होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मौजूद है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, मसलन उसमें फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें कुछ लॉज दिए गए हैं, उनको फॉर द टाइम बीइंग एज ए एक्सेप्शन जो है वो ट्रीट किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट को ये कह दिया गया है कि वो जो है विद इन 2 ईयर या फिर मुनासिब टाइम में उन लॉज को भी चेंज करेगी ताकि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके मुताबिक हो जाए। जी आर्टिकल 9 जो है ये इंतहाई मुख्तसर है। ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। कहता है जी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि लाइफ और लिबर्टी की फुल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 10 कहता है सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये कहता है जी कि किसी शख्स को भी 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती अनलेस के उसको मैजिस्ट्रेट जो है, जो करीब तरीन मैजिस्ट्रेट है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उसकी कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वो मैजिस्ट्रेट फैसला करेगा कि क्या इस शख्स को कस्टडी में रहना है या नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर इसका जो आर्टिकल क्लास 3 है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि एक टाइम में 3 माह हो सकती है उसको प्रोवाइड करता है और इसका इख्तियार जो है वो हाई कोर्ट का एक रिव्यू बोर्ड होता है कि जब भी गवर्नमेंट किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखती है तो उसका केस हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड में भेजा जाता है और वो फिर हाई कोर्ट का जो बोर्ड है वो देखता है कि क्या ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ठीक है या नहीं। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है जी इसको 4 मरतबा एक्सटेंड किया जा सकता है 3-3 माह के लिए।
इस तरह आप कह सकते हैं कि मजमूई तौर पर किसी शख्स को भी 1 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और यहाँ पर ये एक इंतहाई काबिल गौर बात है कि अगर किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए तो फिर उसके फैमिली के खाने पीने या उसके जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अरेंजमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट करने की पाबंद है। यानी कि चूँकि हमारे मुल्क में जो मर्द ही हैं वही ख़ानदान के लिए कमाई का ज़रिया होते हैं, तो अगर मर्द को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाएगा तो फिर यही सवाल पैदा होता है कि फैमिली में उसकी सबसिस्टेंस यानी कि गुजारा कैसे होगा, तो उसकी ज़िम्मेदार फिर गवर्नमेंट है। जी अब हमारे पास ये बड़ा तफसील के साथ है जी, आर्टिकल 10 जो है उसमें सारा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का मकसद यही था ताकि गवर्नमेंट इसको हर रोज़ तब्दील ना कर सके और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल हो। देन जी आर्टिकल 10 है जी राइट टू फेयर ट्रायल। इसका मतलब ये है कि हर शख्स को, जिसे हम रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ प्रोसीजर की बात करते हैं, तो उसकी मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल हो। यानी कि हमारी कोर्ट्स पाबंद है कि हर शख्स को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दें। आर्टिकल 11 जो है स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करता है और कहता है कि कोई ऐसा लॉ नहीं होगा कि जिसके तहत स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर हो। इसी तरह जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो कम है, यानी कि जो 14 साल से कम है, ये लिखा हुआ है 14 साल से कम है, उनसे भी लेबर नहीं ली जा सकती। देन जी आर्टिकल 12 है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है। यानी कि इससे मुराद ये किसी शख्स को किसी ऐसे जुर्म में सज़ा नहीं दी जा सकती जो कि उस वक़्त जुर्म नहीं था जब उसका इर्तिकाब हुआ। आर्टिकल 13 जो है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। यानी कि किसी शख्स को एक जुर्म की 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती और ना ही किसी शख्स को मजबूर किया जा सकता है कि वह अपने खिलाफ विटनेस बने। इसी तरह आर्टिकल 14 है जी इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि इंसानी अजमत जो है उसका ख्याल रखा जाएगा। किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा जो इंसानी तकाज़ों के खिलाफ हो, जिसमें उसकी प्राइवेसी भी शामिल है। आगे जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, यानी कि आप हर उस जगह पे जा सकते हैं जहां पर आपको एक्सेस है। अगर कोई प्रोहिबिटेड जगह है तो वो फिर आप वहां नहीं जा सकते, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल 16 है जी फ्रीडम ऑफ असेंबली। टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं कि आप विदाउट आर्म्स हर जगह पे जा सकते हैं, लेकिन आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से मुराद ये है कि आप सियासी पार्टी, ट्रेड यूनियन या इस किस्म के फोरम, क्लब वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कानून मौजूद है। फिर जी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन है, यानी कि हर शख्स अपनी मर्जी का कारोबार, बिजनेस या प्रोफेशन इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी तफसीली लॉज हैं और उस शख्स का एलिजिबल और कॉम्पिटेंट होना भी ज़रूरी है। देन जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि हर शख्स को तहरीर और तकरीर का हक हासिल है, लेकिन इसके लिए भी लीगल लिमिट्स हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। फिर जी राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये प्रोवाइड करता है कि हर शख्स जो भी पब्लिक इदारों में इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ले सकता है। इसके लिए एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का लॉ भी मौजूद है। देन जी आर्टिकल 20 है जी फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, यानी कि हर शख्स अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार कर सकता है और अपने मजहबी अदारे भी रख सकता है। इसी तरह ये कहा गया आर्टिकल 21 में कि किसी शख्स को कोई ऐसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो कि किसी दूसरे शख्स के मजहबी अदारों को फाइनेंस करे। आर्टिकल 22 जो है जी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मुतल्लिक बात करता है जो कि मजहबी हों।
फिर उसके बाद जी आर्टिकल 23 जो है ये प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी कि गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है लेकिन अदरवाइज हर शख्स को प्रॉपर्टी का हक है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी से मुतल्लिका राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी मौजूद है। देन जी हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, दिस इज इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, यानी कि शहरियों के दरमियान सेक्स या किसी और बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, लेकिन ये लॉ प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट वेमेन और बच्चों के लिए खसूसी लॉ बना सकती है। आर्टिकल 25A जी राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि कंपल्सरी एजुकेशन जो कि 16 साल तक के 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चे हैं उनको दी जाएगी। फिर जी आर्टिकल 26 है जी, ये कहता है जी कि पब्लिक प्लेसेस के हवाले से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आर्टिकल 27 कहता है जी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से हो सकती है और इसके लिए भी लॉ मौजूद है। फिर जी हमारे पास लास्ट आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड करता है वो आर्टिकल 28 है, जो कहता है जी कि प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि अगर किसी शख्स का कोई मखसूस ज़बान है, उसका कोई स्क्रिप्ट है या सकाफत है तो उसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप फौरी तौर पर हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे मज़ीद जो अपलोड होने वाले लेक्चर्स हैं उनके मुतल्लिक़ इत्तला मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।